हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और मैं आज आप लोगों के लिए ले आई हूँ ईवीएस क्लास फिफ्थ की प्रॉपर एनसीईआरटी। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सी टेट पेपर वन के लिए, केवीएस के लिए, डी ट्रिपल एस बी के लिए या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या टेट एग्जाम्स के लिए, तो एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आप एक एक चैप्टर को बुक वाइज पढ़ो, उससे बेटर है मैंने आपके लिए कुछ नोट्स प्रिपेयर करे हैं। इस पीडीएफ में आपको सारी यूनिट वाइज मैं सारे कंसेप्ट जितने भी क्लास फिफ्थ की ईवीएस की बुक में दिए गए हैं वो मैं आपको कराने वाली हूँ। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि एनसीईआरटी बिल्कुल ऑथेंटिक है और एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस बनते ही हैं। इसके अलावा एक पार्ट वन वीडियो क्लास सिक्स्थ की प्रॉपर एनसीईआरटी की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हो। और ये पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल मिलेगा, उसमें आपको ये मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एनसीईआरटी की सीरीज। अगर आप एनसीईआरटी नहीं करोगे तो बहुत सारे कंसेप्ट जो है आपके मिस हो जाएंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी बिल्कुल ऑथेंटिक होती है और एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आप इस बात को प्रूव कर सकते हो खुद ही। आप जितनी भी प्लेलिस्ट में वीडियोस देखिए, उसके बाद एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और मॉक टेस्ट में जितने भी मार्क्स आएंगे आप उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बिल्कुल ऑथेंटिक कंसेप्ट्स होते हैं, कुछ भी अलग नहीं होता है और सब पेपर में आने वाला होता है। तो यूनिट वाइज मैंने डिवाइड करा है क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी को। फैमिली एंड फ्रेंड्स आपकी पहली यूनिट है। आप जानते हो ईवीएस में 6 यूनिट के हिसाब से आप पढ़ते हो, अपनी सीटेट में पढ़ा होगा, तो नहीं भी पढ़ा है तो आप देखना। जो भी सीटेट के लिए बच्चे प्रिपेयर करें, इसी वीडियो के बाद जो है आप एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। मॉक टेस्ट का भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो भी मैंने आपको दिया हुआ है, एक वीडियो बनाई हुई है, उसके लिए आप जरूर वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, ईवीएस वाला पार्ट करना उसमें अटेम्प्ट, आपको जरूर मार्क्स बढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं। अब फिश के स्मेल कौन सी होती है? फिश के अंदर स्मेल होती है फॉल स्मेल। फिश के अंदर स्मेल होती है फॉल स्मेल, आप ये बात को याद रखेंगे। फिश के अंदर स्मॉल स्मेल होती है। अनियन की, गार्लिक की कैसी स्मेल होती है? पंजेंट स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है? पंजेंट स्मेल होती है। ओके। जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बॉडी के फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। आप स्मेल करते हो, अभी आप किसी भी चीज को स्मेल कर रहे हो तो आपका ब्रेन आपको एक सिग्नल देता है। आपका ब्रेन आपको सिग्नल देता है, मान लीजिए कोई भी आपकी फेवरेट चीज है, आपको स्मेल आ जाती है कि हाँ ये वाली चीज है और ये टेस्ट हमें लगती है, अच्छी लगती है, तो हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है और आप वो चीज़ को कंज्यूम करते हो, तो क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है सिग्नल भेज चुका है ऑलरेडी, तो वो फूड डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो बैरल के द्वारा पढ़ते हैं। मशीन होती है बैरल राइटर, ठीक है। अब इसी में आपको एक फेमस पर्सन के बारे में आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हेलन केलर। हेलन केलर आप जानते हो वो ब्लाइंड थी और वो सुन भी नहीं पाती थी, तो उनकी एक टीचर थी एने सुलेवान। एने सुलेवान ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया और हेलन केलर ने बाकी जितने भी ब्लाइंड बच्चे हैं या जितने भी डिसेबल बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने में बहुत मदद की, ठीक है। अब ट्रांसफरेबल जॉब्स आ गई इसमें। ट्रांसफरेबल जॉब्स वो जॉब्स होती हैं जो कि ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, स्टेट टू स्टेट ट्रांसफ़र हो सकता है या पोजीशन टू पोजीशन ट्रांसफ़र हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लैंड्स ऑफ इमिग्रेंट्स बोलते हैं। लैंड्स ऑफ इमिग्रेंट से मतलब है कि मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, इंडिया में से कुछ लोग जा रहे हैं अमेरिका, ठीक है, अमेरिका जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज में से सब लोग मिलकर के किधर जाते हैं? अमेरिका जाते हैं, ठीक है। एक ऐसी साइट है अमेरिका जो कि लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स कहलाती है। बिल्कुल एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, आपको ऑथेंटिक है, आपको जरूर याद रखना है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए जब भी मान लीजिए कुछ भी हो रहा है, ठीक है, स्थान बदल रहा है, मान लीजिए किसी भी साइट पे कोई भी जगह है, वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, उनको बोल दिया जाएगा कि आप ये जगह खाली कर दीजिए, तो उन्होंने अपनी जगह बदल ली, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिमोलिशन क्या होता है? डिमोलिशन क्या होता है? देखिए डिस्प्लेसमेंट होती है ना, तो जो वहाँ पे लोग रह रहे होते हैं उनको कुछ ना कुछ कंपनसेशन जरूर मिलती है, लेकिन डिमोलिशन में ये नहीं होता है। डिमोलिशन बेसिकली क्या होता है कि जो भी इलीगल जितने भी स्लम्स बनाए गए हैं या जितना भी एरिया इलीगल है उसको बिल्कुल खराब कर देना, उसको हटा देना, वो क्या होते हैं? आपका डिमोलिशन वो कहलाता है। आर्कटिक टर्न, अच्छा, क्या सिर्फ ह्यूमंस ही माइग्रेट करते हैं? नहीं, बर्ड्स भी माइग्रेट करती हैं। जो आर्कटिक टर्न नाम की बर्ड्स होती हैं, आप इसको मार्क कर लीजिए, बिल्कुल एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके, तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। आर्कटिक टर्न जो बर्ड्स होती हैं वो आर्कटिक से अंटार्कटिका तक जो है ट्रैवल करती हैं विंटर्स में, समझ रहे हो। आर्कटिक में रहने वाली आर्कटिक टर्न्स अंटार्कटिका जाती हैं विंटर्स में, लेकिन जब समर्स होती हैं तो वो वापस आ जाती हैं, ठीक है, जब समर्स होती हैं तो वो वापस आ जाती हैं।
तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है, कहाँ से कहाँ तक जाती है और कब वापस आती है। ओके, डिफॉर्म्ड ऑफ फैमिली, देखो जब भी किसी दो लोगों की शादी होती है तो एक जो मेंबर है उनकी फैमिली में ऐड हो जाता है, लेकिन जिस फैमिली से वो मेंबर चला गया है वो फैमिली डिफॉर्म हो जाती है, और जिस फैमिली में वो गया है वो फैमिली फॉर्म हो जाती है। समझ रहे हो फॉर्म और डिफॉर्म का मतलब? देखो कोई भी एक फैमिली में से निकल जाए, कोई भी निकल जाए, ठीक है, तो वो क्या होती है, डिफॉर्म होती है। अगर कोई भी मेंबर ऐड हो जाए तो वो आपकी फैमिली फॉर्म होती है। समझ रहे हो? कोई बच्चा बाहर चला गया, हमेशा हमेशा के लिए जाना होता है, ये टेम्परेरी बेसिस पे जाना नहीं होता, परमानेंट बेसिस पे अगर कोई जाए तो इसमें वो इन्वॉल्व होता है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारी फूड। फूड, अब फूड में सबसे पहले तो हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ग्रीन लीव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्लांट का किचन होती है, वहीं पे प्लांट अपना खाना बनाता है, क्योंकि ग्रीन लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। अब प्लांट कैसे प्रोडक्शन करता है अपने खाने की? देखो प्लांट जो है ग्लूकोज और शुगर उसको कैसे मिलता है, ग्लूकोज उसको शुगर मिलता है, आप पानी डालते हो, ठीक है, वो अपना खाना बनाता है, उसको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज से स्टार्च बनता है। स्टार्च एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, आपको जरूर याद रखना है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, स्टार्च एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है फिर प्लांट्स को, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग तक रहें। अब टाइनी पोर्स क्या होते हैं प्लांट्स में? टाइनी पोर्स होते हैं जो स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। ओके, अब आप एक बात याद रखना, प्लांट क्या करते हैं, प्लांट कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, सिर्फ दिन के समय ही प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन रात के समय पे प्लांट्स जो हैं, जितने भी आपको पेड़ पौधे आपको जितने भी मिलेंगे, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक है। इसलिए आपको बोला जाता है, आपके बड़े लोग बचपन में आपको बोलते होंगे कि रात का टाइम हो गया, अब आप पौधों के पास मत जाओ, पेड़ के पास मत जाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़े अमाउंट में जो है प्लांट रात के टाइम पे रिलीज करते हैं। आप किसी पार्क में रात में नहीं सो सकते हो, आप किसी पार्क में, ठीक है। आप है ना दिन में रह सकते हो, पूरा दिन आप अच्छे से काट लोगे, आपको बहुत फ्रेश एयर मिलेगी, लेकिन रात के टाइम पे आप किसी पेड़ के नीचे नहीं सो सकते, किसी प्लांट के नीचे आप नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, आप सांस नहीं ले पाओगे ठीक से, ठीक है। तो ये एक रीजन है प्रॉपर कि क्यों हमारे बड़े लोग हमें मना करते हैं कि रात में पेड़ पौधों के पास मत जाइए। ओके, पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? बेसिकली पैरासाइट वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। बेसिकली एक होस्ट प्लांट बनाते हैं, वो होस्ट के ऊपर वो रहते हैं और होस्ट प्लांट ही उन्हें खाना प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका डोडर और आकाशगंगा, ठीक है। ये बेल होती है आकाशगंगा की प्रॉपर। ओके, एनिमल ईटर प्लांट्स कौन से होते हैं आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में लिखी है ये प्रॉपर। सैंड्यू। सैंड्यू जो होते हैं टेक्टिकल्स खाते हैं, इनके ऊपर एक स्टिकी फ्लूड होता है, जिससे जो इंसेक्ट है उस फ्लूड पे आके चिपक जाते हैं और वो फ्लूड को ही निगल लेते हैं। फिर पिक्चर प्लांट होता है, वीनस फ्लाईटैप होता है और ब्लैडर वॉर्ट्स होते हैं जो कि अंडर वाटर में रहते हैं, ये जरूर याद रखना है। ब्लैडर वॉर्ट्स जो होते हैं वो अंडर वाटर में रहते हैं। बेसिकली ये जितने भी पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, जो भी इंसेक्ट इन पे आके बैठ जाए या, ठीक है, ये ट्रैप बनाते हैं प्रॉपर, ठीक है, और इंसेक्ट जो है इस पे आके चढ़ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, ये उन्हें खा लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम बीन्स। बीन्स और मेज जो होते हैं, रफेज होते हैं। रफेज कौन कौन से होते हैं? बीन्स मीन्स मटर जो होती है आपकी बेसिकली, और आपकी जितनी भी बीन्स होती हैं ये सब हमारी क्या होती हैं, रफेज में आती हैं। अब टंग के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो हमारी टंग होती है उसका जो टॉप होता है वो होती है पेपिलाई, आपको याद रखना है पेपिलाई, ठीक है। पेपिलाई के अंदर क्या होता है, पेपिलाई के अंदर टेस्ट बर्ड होते हैं। टेस्ट बर्ड ही बिटर और सोर, ठीक है, याद रखना है, दो टेस्ट डिसाइड करते हैं टेस्ट बर्ड, बिटर और सोर। जब हम पैदा होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके टाइम पे जो है 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो टेस्ट बर्ड जो है वो कम होते जाते हैं। इस वजह से आप किसी छोटे बच्चे को कोई बिटर चीज खिलाओ, ठीक है, वो उसको इतनी कड़वी नहीं लगेगी, लेकिन आप किसी जवान आदमी को बिटर चीज खिलाओ उसको बहुत ज्यादा वो कड़वी लगेगी, या किसी बूढ़े आदमी को आप खिलाओ तो उसको बहुत ज्यादा कड़वी लगेगी, क्योंकि वो जो है उसके टेस्ट बर्ड कम हो चुके हैं उस टाइम पीरियड तक। अब टिप ऑफ टंग की बात करते हैं, जो हमारी टंग की टिप होती है वही सॉल्टी और स्वीट का डिसाइड करती है। आप कोई भी चीज खा के देखना, अपनी टिप पे रखना, अपनी टंग पे, तो उस आप मिठाई रखना एक बारी अपनी टंग की टिप पे, तो आपको पता चलेगा कि वो स्वीट है, आपको बहुत अच्छा टेस्ट उसका लगेगा। लेकिन किसी सॉल्टी चीज को रखोगे तो वहां पे भी आपको वो टेस्ट का पता चलेगा, लेकिन अगर टॉप पे ऊपर की तरफ रखोगे तो जो है आपको बिटर और शोर का पता चलेगा। तो समझ गई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये, छोटे से पार्ट में कवर हो गया। अच्छा, ये पीडीएफ आप जरूर ले लेना, ठीक है, ये मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगी, नहीं तो कमेंट में इसका लिंक पिन कर दूंगी, आप कमेंट कीजिएगा। ओके, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज हमारी बॉडी में कैसे रहता है, जैसे प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं वैसे ही इंसानों के लिए भी ग्लूकोज जरूरी होता है। ग्लूकोज कैसे फॉर्म होता है? देखिए, सबसे पहले तो ग्लूकोज फॉर्म होता है कि आप कोई भी खाना खाते हो तो सलाइवा जो हमारे माउथ में होता है
वो खाने से मिक्स होता है और फिर हमारे पेट के अंदर जाता है। पेट के अंदर जाता है, उससे हमारा जो है ग्लूकोज बनता है, आपको याद रखना है। और फिर वो ग्लूकोज जो है ब्लड में शुगर के रूप में काम करता है और आपको हेल्प करता है। अब जैसे डायरिया हो जाती है हमें, ठीक है, हम कुछ खा नहीं पाते तो हम सिर्फ दो ही चीजें लेते हैं, सॉल्ट एंड शुगर। तो क्या दिया जाता है, लेमन वाटर दे दो, जैसे उसमें सॉल्ट और शुगर हो, या ग्लूकोज की कमी हो जाती है जिससे आदमी जो है वीक हो जाता है, ठीक है, जिसमें ब्लड शुगर की कमी होती है। एनर्जी एनर्जी जो है देने का काम कौन करता है, ग्लूकोज ही एनर्जी देने का काम करता है। अब डेफिशिएंसी डिजीजेज, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप मान लीजिए आयरन की कमी से क्या होता है, अनीमिया होता है, इससे क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं। विटामिन बी की कमी से बैरी बैरी हो जाता है, जिससे मसल वीक हो जाती है और हार्ट रेट भी बढ़ जाती है। उसके बाद विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और स्पंजी गम्स हो जाते हैं। स्कर्वी हमारी जितने भी माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम है। और विटामिन सी की कमी से आपकी स्किन पे भी काफी ज्यादा स्किन भी खराब होती है अगर विटामिन सी की कमी होती है तो। फिर आता है विटामिन डी। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है, जिससे वीक बोन्स हो जाते हैं। आयोडीन आयोडीन जो कि किस में मिलता है, सॉल्ट में मिलता है। आप क्लास 6 वाली वीडियो देखना मेरी, पार्ट 1 वाली, उसमें आपको बहुत अच्छे से मैंने ये सारी चीजें समझा रखी है। नेक्स्ट पे आते हैं फैमिन के बारे में। बंगाल में जो फैमिन हुआ था, आप लोगों को याद होगा, इसी के बाद से जो है काफी ज्यादा क्रांति हुई थी। बंगाल में फेमिन आया था जिससे क्रांति हुई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से आया था। क्या हुआ था, ये डेट आई थिंक गलत लिखी हुई है, 1943 नहीं होगा, मैं आपको चेक करके बता दूंगी, 1843 होगा शायद से, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, बेसिकली बंगाल में जो है फैमिन आ गया था, भुखमरी हो गई थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का टाइम था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है क्या किया था, बंगाल वाले रीजन को खाली करवा दिया था और वहाँ के जितने भी स्टोर्ड ग्रेन्स जो थे वो अपने कब्जे में कर लिए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जापान जो है इंडिया पे भी अटैक कर सकता है, और अटैक करेगा तो बाय सी अटैक करेगा, और सी से अटैक करेगा तो वो सबसे पहले बंगाल वाली कोस्ट पे आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसीलिए बंगाल फेमिन आया था, जिस वजह से काफी लोग भड़क भी गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है यहीं से जो है सबसे मेन जो है प्रॉब्लम्स शुरू हुए थे। आप एसएसटी में पढ़ोगे, ठीक है, वो भी जितनी भी आपकी फर्स्ट जो क्रांति थी, पहली क्रांति थी 1857 की, तो वो शायद ये लीड करता है। आते हैं हम नेक्स्ट पे। अब मेथड क्या होते हैं, मेथड क्या क्या होते हैं, देखो अब खाने को रखने के मेथड क्या होते हैं कि आप खाने को काफी टाइम तक अच्छे से रख सकते हो, बिल्कुल प्रिजर्व करके रख सकते हो। सबसे पहला तो होता है कि खाना पका लो, आप ड्राई कर लो। आप देखते हो आपकी मम्मी आपको पापड़ ड्राई करती हैं, अचार सुखाती हैं, कैनिंग कैनिंग होता है, बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में आप दे दो। जितने भी आप जैसे वो देखते हो आप रेडी टू यूज वाले जितने भी होते हैं, जैसे आपको पैक दिए जाते हैं ना, जैसे मकेन हो गए, ये सब हो गए, तो ये सब पहले से काफी दिन पहले के बने हुए होते हैं, ठीक है। और आप जो है उनको तलते हो तो बिल्कुल आप फ्रेश मिलते हैं आपको, फ्रोजन फ्रूट्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो मेनली क्या है कि यही इफेक्ट पड़ता है। ऑल राइट, आप समझ गए होंगे। अब फ्रीजिंग, फ्रीजिंग से क्या होता है, फ्रीजिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को फ्रीज में स्टोर कर लो तो वो भी चीज बच जाती है। जैसे आटा है, हम आटे को एक रात के लिए रख देते तो वो खराब नहीं होता है, या कितने भी दिन के लिए रख सकते हैं। पैक जूस होते हैं, जैसे टेट्रा पैक्स होते हैं, जैसे आपने रियल फ्रूट जूस पिया होगा तो वो काफी टाइम तक आप यूज कर सकते हो, ठीक है, तो वो बिल्कुल पैक्ड होते हैं। पेस्चराइज मिल्क, पेस्चराइज मिल्क, पेस्चराइजेशन का मतलब है कि पहले दूध को उबाला गया, फिर दूध को ठंडा करा गया, फिर दोबारा दूध को उबाला गया, फिर उसको पैक करा गया नॉर्मल होने पर। पेस्चराइजेशन का मतलब होता है हीट और कोल्ड दोनों की मदद से जितने भी जर्म्स हैं उनको मार देना। उसके बाद आता है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करके बना सकते हैं हम, जैसे अचार बनता है तो अचार में विनेगर भी डलता है, स्पाइसेस भी डलती है, तो वो काफी टाइम तक चलता है। करेले की सब्जी होती है वो काफी टाइम तक चलती है, क्योंकि उसको करेले जब कटते हैं तो उसको पहले धूप में सुखाते हैं, जिस वजह से उसका हीटिंग की वजह से भी उसका क्या चला गया, सारे जम्स चले गए, फिर उसके अंदर स्पाइसेस भी इतने सारे मिलते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है कि एग्स को कैसे स्टोर किया जाता है। एग्स को ऑयल्ड क्लोथ से, यानी एक ऐसा कपड़ा जिसमें थोड़ा सा तेल लगाओ, वो अगर हम एग्स के ऊपर रख कर छोड़ दें तो एग्स जो है काफी टाइम तक एज इट इज रह सकते हैं। वैसे तो एग्स वैसे भी आप देखते होंगे शॉप्स पे जहाँ पे मिलते हैं वो बहुत टाइम तक चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं, वीट पहली फसल थी जो 11,000 साल पहले पाई गई है, इसके एविडेंसेस मिले हैं। 11,000 साल पहले फसल उगाई जाती थी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती थी, वीट होती थी। अब आते हैं फार्म मशीनरी पर। फार्म मशीनरी क्या होती है, आप पढ़ लेना, ट्रैक्टर, सीड सोअर, हार्वेस्टर्स। इरिगेशन जो है 3 बेसिस पे होती है, ट्यूबवेल्स पे, कनाल्स पे, स्प्रिंकलर्स पे। ट्यूबवेल्स हो गए आपके जितने भी कुएं हो गए, कनाल्स हो गई पानी खेतों तक पहुंचाना। स्प्रिंकल जो हो गई, ये स्प्रिंकल आपके जितने भी स्प्रिंकल करते हो आप वैसे नॉर्मल स्प्रिंकलर्स हो गए। केमिकल पेस्टिसाइड्स के नाम आपको याद रखने हैं, डीडीटी और मेलाथियोन जरूर याद रखने हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है तो कुछ सोच समझ के दिया गया होगा। नॉर्थ इंडिया में इरिगेशन का कौन सा
यूज होता है सबसे पहले तो ट्यूबवेल और कैनाल। साउथ इंडिया में टैंक इरिगेशन, वेस्टर्न पार्ट यानी कि राजस्थान हो गया, जितनी भी ड्राई रीजन है। देखो स्प्रिंकल वाले मेथड में जो है पानी कम यूज होता है, पानी कम कंज्यूम होता है किसमें, स्प्रिंकल वाले मेथड में। इसलिए जितने भी वेस्ट पार्ट है जहाँ पे पानी की कमी है वो स्प्रिंकल ही करते हैं, जिससे पानी कम भी लगे और क्रॉप भी हो जाए। मिक्स फार्मर, आपको ये सारा पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो आप। अच्छा, गोवा में क्या खाया जाता है, विंडालू, डैडोड, और ईस्ट पार्ट में थुप्पा और वेंटोन। यहाँ पे मोमोज भी आप ऐड कर सकते हो ईस्टर्न पार्ट पे। ओके, तो ये जरूर आपको याद करना है। आपको खुद पता है कि कौन से फार्मर क्या कल्टीवेट करते हैं, और आपको खुद पता है अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो ये जितने भी टर्म्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं टर्म्स, तो ये कितने इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जानते ही हो। तो आप जरूर नोट करते जाओ, साथ के साथ अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हो तो ये चीजें आप जरूर नोट करते जाओ। अब अगेन, जब सीटेट हुआ था तो आई रिमेम्बर कि मेरे सीटेट में ईवीएस में सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था, एलिफेंट से जो है, एलिफेंट जो एक एनिमल है जिससे 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है सीटेट में, ठीक है, यानी 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं पर क्वेश्चन, 1 मार्क होता है तो 3 से 4 क्वेश्चन एलिफेंट और एनिमल से जरूर आते हैं। तो एलिफेंट कितने दिन सोता है, एलिफेंट की बहुत सारी बातें हैं जो आप आगे पता चलेंगी आपको आगे वीडियोज में, बट एलिफेंट के बारे में मैं बता देती हूँ। एलिफेंट जो है ये हर्ड में रहते हैं, और एक एलिफेंट जो बेबी एलिफेंट होता है वो 12 से 13 साल की उम्र में अपनी मदर को छोड़ देता है, ठीक है, और झुंड में चला जाता है। समझ रहे हो आप बात को। नेक्स्ट आते हैं डॉग्स एंड बैट्स पर। एलिफेंट और हॉर्स कितने घंटे के लिए सोते हैं, सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए सोते हैं। और घोड़ा जो है खड़े खड़े भी सो सकता है, देख सकते हो आप, कोई भी आपको दिख जाए जो खड़े खड़े सोए तो आप एग्जाम्पल उसको दे सकते हो कि आप तो हॉर्स हो, हॉर्स भी ऐसे ही सोता है। ओके, बर्ड्स एंड बैट, डॉग्स एंड बैट जो है वो भी 10 से 20 घंटे सोते हैं, और बैट्स जो है उल्टे लटक के सोते हैं, आपने देखा होगा चमगादड़ होते हैं जो, ठीक है, वो उल्टे लटक के सोते हैं। नेक्स्ट आता है बर्ड्स। बर्ड जो होती हैं, बर्ड्स नॉर्मली नहीं सोती हैं, आप बर्ड्स देख रहे हो, बर्ड्स जो हैं उड़ते हुए सो सकती हैं, बर्ड्स में उड़ते हुए बर्ड सो सकती हैं, और जितनी भी गाय होती हैं वो आईज खोल करके भी सोती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अब एनिमल्स के पास बहुत अच्छे सेंस होते हैं, ये बात तो आप अच्छे से जानते होगे, अगर आपके पास कोई पेट भी है तो जितने भी डिजास्टर कुछ भी आने वाला होता है या कुछ भी, उनको पहले ही अंदेशा हो जाता है कि यहाँ पे कुछ जो है घटित होने वाला है। ओके, सेंस ऑफ टेस्ट कौन से एनिमल्स में होता है, सबसे पहले तो बीज में, डॉल्फिन में आपको जरूर करना है। पुअर स्मेलिंग सेंस होता है, लेकिन टेस्ट का सेंस इनका अच्छा होता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे, हियरिंग में किसमें होता है, एक्सटर्नल ईयर्स कौन कौन से एनिमल्स में होते हैं, फिर सेंस ऑफ साइट आप पढ़ लेना, सेंस ऑफ टच। अब पोचिंग क्या होता है, पोचिंग बेसिकली, पोचिंग होता है कि एनिमल्स को अगर मार दिया जाए किसी, इस बेसिस पर, ये पोचिंग टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बेसिस पर कि आप उससे कुछ ना कुछ बनाओगे। जैसे मान लो स्नेक्स की स्किन के लिए हम उसे हंट करते हैं, एलिफेंट के जो टीथ होते हैं उसके लिए उसे हंट किया जाता है, तो ये होता है पोचिंग, ठीक है, शिकार करते हो आप किसी चीज को पाने की इच्छा में। एक्सटिंक्शन क्या होता है, एक्सटिंक्शन होता है बिल्कुल ही लुप्त हो जाना, विलुप्त हो जाना, जैसे डायनासोर्स हैं वो विलुप्त हो गए। एंडेंजर और एक्सटिंक्शन में लोगों को कंफ्यूजन होती है, पर आप ध्यान से समझ लेना, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है बिल्कुल ही विलुप्त हो जाना, एंडेंजर्स हैं जो कि है पर कम संख्या में है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सटिंक्शन कौन कौन से एनिमल्स हैं, आप पढ़ लेना ये सारे, एक्सटिंक्शन किसकी हो चुकी है ऑलरेडी। आते हैं गुजर्स। जो गुजर्स कम्युनिटी होती है ये नॉर्थ में कैटल रियर करने वाली कम्युनिटी होती है, जो कि कैटल को रियर करते हैं, और जितनी भी गाय भैंसे होती है उनकी, उससे वो दूध बेच करके अपनी लिविंग अर्न करते हैं। अब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट जो है सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट FSI के अंदर होता है, फॉरेस्ट सर्वे अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, आपको जरूर याद करना है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है FSI की। अब ट्राइबल ग्रुप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, संथल्स, ओरांस, मुंडास, जो जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ये ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में रहते हैं। अपांटीज, गारो, नागा, ये साउथ नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट वाले कौन सी पार्ट है, देखो नॉर्थ ईस्ट आपको ऐसे याद करना है, जो वेस्ट बंगाल है वो वेस्ट में नहीं है, वो नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, तो ईस्ट वाला जितना भी उधर का पार्ट है, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम, सब हमारा ईस्ट में आता है। तो ये सारे जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। देखो आपको ईवीएस में स्टैटिक जीके भी मिलती है, ये सब स्टैटिक जीके का पार्ट है, एनसीईआरटी ऑथेंटिक है, इसीलिए ही सब कहते हैं कि आपको ये जरूर पढ़नी चाहिए। ओके, भील्स जो है वेस्ट में मिलती है, राजस्थान में बेसिकली। और बाकरवाल, बाकरवाल जो होते हैं जो कैटल रियर करते हैं, कैटल रियर 2 कम्युनिटी करती है, एक तो गुजर कम्युनिटी और एक ट्राइबल कम्युनिटी जिसका नाम है बाकरवाल। ओके,
अब प्रोजेक्ट जो कि फॉरेस्ट के लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट और वन महोत्सव। चिपको मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर भी याद रखना है 1973। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोग इसमें थे, गौरा देवी, सुदेशा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, चांदी प्रसाद भट्ट, ये सब इसमें इंपॉर्टेंट है। स्क्रैड ग्रूव क्या होता है बेसिकली, अब क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं सब क्या मानते हैं बेसिकली, सनातन जो धर्म है, ठीक है, बेसिकली उस धर्म में ये माना जाता है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उसमें भी, या देखिए कोई धर्म की भी बात अगर ना करें तो जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनका रहना खाना सब कुछ जंगलों से ही है, वो जंगल में ही अपने भगवान मानते हैं। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जैसे कि मान लीजिए पीपल का पेड़ है या बरगद का पेड़ है या कोई भी पेड़ है, अलग अलग रीजन के लोग अलग अलग पेड़ों को उनमें अपने भगवान मानते हैं कि ये हमारे भगवान है, ये हमारे देवता है, ठीक है। ऐसे ही केरला में काबू जो है भगवान माने जाते हैं काबू को। उसके बाद देवरई महाराष्ट्र में, ओरान राजस्थान में, दियोभूमि हिमाचल प्रदेश में, एमपी में देवकोट, लैथांग मेघालय में। जरूर याद करना है सब कुछ। अब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है वो देखेंगे हम। ओके, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स पे होती है, सीड्स पे, वेजिटेटिव पार्ट्स पे, स्पोर्स पे। अब वेजिटेटिव पार्ट की अगर हम अब इसकी बात करें तो आप कोई सीड देखोगे तो सीड का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। ये कोटिलेडॉन्स होती हैं जो कि सीड की लीव्स होती हैं, और ऊपर जो होते हैं वो प्लूमुल्स होते हैं और नीचे सीड कोट होते हैं। सीड स्टॉक वो पार्ट होता है एक सीड में जो कि उसको फ्रूट से जोड़ता है। सीड का जर्मिनेशन प्रोसेस क्या रहता है, पहले तो सीड स्टेज होती है, बेबी प्लांट बनता है, बेबी प्लांट को ही सीडलिंग बोलते हैं, अडल्ट प्लांट बनता है, फिर फ्लावर बनता है, फिर फ्रूट बनता है। ओके, वर्ल्ड का जो ये देखिए, ये जो मैंने ऊपर ऊपर लिखे हुए हैं ना, बेसिकली आप मानोगे नहीं, ये है जो एनसीईआरटी में आपको फैक्ट्स मेनिया करके आपको कुछ फैक्ट्स एक बॉक्स में साइड सा बना के दिया जाता है, जो हम बचपन में पढ़ते थे तो इग्नोर करते थे, पर आज के लिए वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से सुनो कि वर्ल्ड का जो बिगेस्ट ट्री है जाइंट रेडवुड, वो एक सीड से बनता है जो कि 2 मिलीमीटर से भी छोटा है। इतना बड़ा ट्री जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्री है वो 2 मिलीमीटर से भी छोटा सीड से वो बनता है। अब कंडीशन क्या क्या होती है, सीड को क्या क्या चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, वार्मथ चाहिए। सीड जो है अंधेरे में भी अगर सीड को सनलाइट ना मिले तब भी सीड जो है अपना खाना बना सकता है। क्यों? क्योंकि सीड अपना खाना सीड लीव से, जो कि आपके कोटिलेडॉन्स होते हैं, उससे बनाता है, वो किसी और चीज से नहीं बनाता है। अब आप ये याद कर लेना शॉर्ट लाइफ साइकिल वाले कौन से होते हैं और लॉन्ग लाइफ साइकिल वाले कौन से होते हैं। आप सीड डिस्पर्स कैसे करते हैं, एक तो हवा में होते हैं, वाटर से होते हैं और एनिमल्स में होते हैं। विंड से कैसे होते हैं, देखो गर्मियों के टाइम में बेसिकली आप देखते होंगे हवा से उड़ के आते हैं, कुछ एक सीड सा होता है, उसके साइड में व्हाइट व्हाइट सा कुछ एज सच ऐसे बना होता है, बहुत सारे उसके फेदर्स होते हैं, ठीक है, कार्टून्स में भी हमने देखा है, ठीक है। तो वो एक लिविंग प्लांट होता है, ठीक है, वो सीड होते हैं। अगर आप उसको मिट्टी के पास ले जाके छोड़ दोगे तो उसमें एक पौधा बन जाएगा, समझ रहे हो। अब ये आप याद कर लेना। और वाटर से कैसे जो है बन सकते हैं सीड, देखो वाटर में जो भी सीड्स होते हैं उसमें फाइब्रस हस्क होती है, जिससे क्या होता है कि वो पानी अंदर नहीं जा पाता, वाटर प्रूफ एक लेयर होती है जितने भी वाटर में सीड्स फ्लोट होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है वाटर लिली और लोटस और कोकोनट सी आलमंड। अब कोकोनट की बात करें तो कोकोनट है, कोकोनट समुद्र में तैर सकता है हजारों किलोमीटर तक, ठीक है, कोकोनट इतना स्ट्रांग होता है। एनिमल कैसे डिस्पोज करते हैं, अब देखिए एनिमल्स और ह्यूमंस भी कैसे करते हैं। आप घास में जाओगे, आप सॉक्स पहन के जाओगे घास में, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है आप देखोगे घर आकर के तो आपके सॉक्स में लग जाएंगे। ऐसे ही एनिमल फर से भी जो पार्टिकल्स है वो इधर से उधर मूव कर सकते हैं और प्लांट जो है सीड ग्रो हो सकते हैं। समझ सकते हो कितना डेप्थ कंसेप्ट है ये। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होती है, देखिए पोटैटो को हम स्टेम कटिंग रिप्रोडक्शन एक होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप वैसे समझ सकते हो कि आपने कोई आलू लिया, आलू के अंदर आप देखते हो छोटे छोटे ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं, वो टाइनी बर्ड्स होते हैं और वो टाइनी बर्ड्स ही आलू को उगाते हैं। अगर आप आलू को बहुत सारे पार्ट्स में काट लोगे, जैसे सब्जी बनाने के लिए काटते हो, और हर एक पार्ट में कुछ कुछ टाइनी बर्ड्स होंगे, तो आप आलू की खेती कर सकते हो एक ही आलू से, समझ रहे हो। ऐसे ही जिंजर में भी टाइनी बर्ड्स होते हैं जो कि ब्रांचेस में होते हैं। स्टेम कटिंग का एक एग्जाम्पल आप मुझे दीजिए। आप रोज का जो है स्टेम कटिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल है रोज, ठीक है। रोज से जो है आप रोज जो है सीड्स से नहीं उगता। अगर किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोज प्लांट की आप क्या करो, स्टेम काट करके अपने घर ले आओ और अपनी मिट्टी में लगा दो, तो प्रॉपर पौधा आपको मिल जाएगा रोज का, ठीक है। रोज जो है वो स्टेम से बनता है। ऐसी मैंगो है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट आते हैं स्पोर्स।
स्पोर से कैसे होते हैं, आपके फोन से, मोजेस से, मशरूम जो है ये स्पोर से रिप्रोड्यूस होते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, आप जरूर करना है, आपको पढ़ लेना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज कहाँ से आई है। चाय जो है चाइना से आई है, सब लोग जानते हैं, फिर यूरोप डस्ट के लिए आए। और चाय जो है टी और कहाँ बनती है, मॉइस्ट में बनती है। टी की सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन होती है हमारी असम में। ओके, यूकालिप्टस, ओके, ये जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया से आता है और ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में ये लाया गया था। पटेटोज की बात करें तो पटेटोज जो है साउथ अमेरिका से आए हैं। हाँ, बहुत खाते हो आलू, तो आप क्या खाते हो, इंडिया का ओरिजिन नहीं है पटेटो, पटेटो क्या है, साउथ अमेरिका है। अब सबसे ज्यादा ट्रैवल करा है लेमन ने। लेमन सबसे पहले पैलेस्टाइन में हुआ था, पैलेस्टाइन से फिर यूरोप लाया गया। यूरोप कौन लेके गया था, क्रूसेडर्स जो है उसको यूरोप में लेके गए थे। उसके बाद जो है अमेरिका गया, वो अमेरिका से जो ब्रिटिशर्स हैं, देखिए जो हमारा हम ब्रिटिश के जब हम गुलाम थे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट हुई हैं, तो वो ब्रिटिशर्स ने ही इंडिया में ला के रखी हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश आज हम बोलते हैं तो ब्रिटिशर्स की वजह से है। ठीक है, आपको बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं, जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ हो गई, एजुकेशन हो गई, जितने भी वर्ल्ड से कनेक्शन ज़्यादातर हमें ब्रिटिश ने दिया है। आप ये बात माननी तो अच्छा है। ठीक है, अब क्या है, लेमन जो है, जैसे लेमन है, ये सब कुछ एक्सपोर्ट, जो रेलवे है, जैसे ट्रेन आई है, तो ये रेलवे भी किसकी वजह से आई है, ये भी ब्रिटिशर्स ने ही लाई थी। तो डेवलपमेंट तो हुई थी उस टाइम पे, वो अलग बात है कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट आते हैं कॉफ़ी पर। कॉफ़ी जो है एथोपिया में मिली थी, और एथोपिया में ये माना जाता था कि एक बार क्या हुआ, कुछ बकरियों के ग्रुप ने क्या किया, क्या खा ली, कॉफ़ी की बैरीज खा ली। उन्हें नहीं पता था कि वो किस चीज़ की बैरीज खा रही है, और बकरियां जो है उनका पूरा ग्रुप रात भर जगते रहे, बिना एक बार भी सोए नहीं। तो फिर नेक्स्ट डे जब वहाँ के लोगों ने जाके देखा तो उन्हें कॉफ़ी मिली। ये एक मिथ है, ये माना जाता है कि ऐसा हुआ था। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम हियरिंग ऑर्गेन्स पर। हियरिंग ऑर्गेन्स किसके कहाँ होते हैं, देखिए क्रिकेट्स जो भी होते हैं उनकी नीज में हियरिंग ऑर्गेन्स होते हैं। फिश होती हैं, ये एनिमल्स के बारे में बेसिकली है। तो जो फिश होती है उसके अंदर हेड में जो है हियरिंग ऑर्गेन्स होते हैं, उसका जो सर होता है वहाँ पे उसका हियरिंग ऑर्गेन्स होता है। उसके बाद स्नेक्स और लिजार्ड जो है वो उनके पास ईयर्स नहीं होते, ये वाइब्रेशन से ही जो है सुनते हैं चीज़ों को। और जो मेल मॉस्किटो होता है उसके एंटीने पे जो हेयर्स होते हैं वो उससे करता है। स्किन फर आप अच्छे से कर लेना। ओके, ये कंसेप्ट बहुत इजी सा कंसेप्ट है, आप पढ़ लोगे तो इतने में भी आप समझ जाओगे। नोट्स जरूर बना के चलो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आप नोट जो है जरूर बना लेना। ओके, अब आते हैं यूनिट नंबर 4 पे। ओके, अब आते हैं हम यूनिट नंबर 4 पे, जो है वाटर शेल्टर। ठीक है, वाटर शेल्टर पे अगर हम सबसे पहले बात करें तो फैक्ट्स की बात आती है। फैक्ट्स की बात आती है कि ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस 60 लीटर्स वाटर, 60,600 लीटर्स वाटर जो है अपनी पूरी ज़िंदगी में कंज्यूम करते हैं। वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं सॉल्यूट हो जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या चीज़ मिला रहे हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पानी के साथ नहीं घुलती हैं। ठीक है, वाटर पुशेस थ्रू अप थ्रस्ट फोर्स। अब आप देखते हो जो भी चीज़ आप किस में डालोगे, पानी के अंदर डालोगे, जैसे राम जी ने राम सेतु बनाया था, उन्होंने पत्थर डाले थे। ठीक है, तो नॉर्मल अगर आप पत्थर डालते, ठीक है, तो पत्थर क्या करते हैं, सिंक कर जाते हैं उसमें, क्योंकि हाई मास होता है उनका, किनका, पत्थरों का, क्योंकि वो ज़्यादा हैवी होते हैं, इसीलिए पत्थर आप पानी में डालोगे तो वो सिंक हो जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी चीज़, ठीक है, जैसे बॉल है, बहुत हल्की बॉल है, रबर बॉल है, बहुत हल्की है, तो वो आप डालोगे पानी में तो वो फ्लोट करने लगेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चीज़ आप डाल रहे हो उसका मास, उस चीज़ का जो भी मास है, जो भी वस्तु आप उसके अंदर डाल रहे हो उसका मास जो है इफेक्ट करता है, इसीलिए चीज़ें फ्लोट और सिंक होती है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है इस पे डिपेंड करती है कि कोई चीज़ तैरेगी या डूब जाएगी, वो है डेंसिटी, पानी की डेंसिटी। ठीक है, जैसे कि आप एक बात पढ़ोगे आगे जाकर के, एक है मृत सागर, डेड सी। जो भी बच्चे सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अभी लिख लीजिए नोट्स में, डेड सी करके एक ऐसा सागर है जो इतना ज़्यादा सॉल्टी है, और उस समुद्र में कोई भी इंसान नहीं डूब सकता, कोई भी उसमें सिंक नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है, ठीक है, समझ रहे हो, ये सब सारा खेल जो है डेंसिटी का ही है। तो डेड सी, मृत सागर होता है, उसके अंदर बहुत सारा सॉल्ट है। ठीक है,
सॉल्ट है उसमें और पानी बहुत कम है, इस वजह से उसमें कोई डूब नहीं सकता है। अब आते हैं हम एक्वेटिक प्लांट्स में और एक्वेटिक एनिमल्स पे आते हैं, ठीक है। तो एक्वेटिक प्लांट्स की अगर हम बात करें तो एक्वेटिक प्लांट जो है फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। इसमें एक तो डकवीड, वाटर लैक्यूट और वाटर हाइनेथ, ठीक है। और अगर एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, पहले हम प्लांट्स की बात करते हैं, तो ऐसे प्लांट जो फ्रीली फ्लोट करते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं आपको याद कर लेना है, एनसीईआरटी में प्रॉपर दिए हुए हैं, नाम याद करने हैं। उसके बाद अगर रूटेड की बात करें कि कौन से ऐसे प्लांट हैं जो कि रूट से चलते हैं, जैसे लोटस जो है, कमल का फूल जो है पानी में खिलता है लेकिन उसके अंदर रूट्स होती हैं, ठीक है, वाटर लिली, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। अब आते हैं सबमर्ज प्लांट। सबमर्ज प्लांट होते हैं जो पानी के अंदर भी होते हैं और क्या होते हैं, बाहर भी होते हैं, सबमर्ज होते हैं, आधे अंदर आधे बाहर ऐसे होते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हैं हाइड्रिला, वेलेंसरिया, टेप ग्रास, ठीक है, याद रखना है इनको। एक्वेटिक एनिमल्स पे आते हैं तो फिश और जो क्रस्टासियंस होते हैं जैसे कि लॉबस्टर्स हो गए, श्रिम्प हो गया, ठीक है, क्रे होगी, फिश हो गई, क्रैब हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे गिल्स से ब्रेथ करते हैं। किससे ब्रेथ करते हैं, गिल्स से, ठीक है। और डॉल्फिन, डक्स, व्हेल ये लंग्स से क्या करते हैं, ब्रेथ करते हैं। अगर बात करें फ्रॉग्स की, फ्रॉग्स के पास दोनों ही होते हैं, ठीक है, गिल्स भी होते हैं, लंग्स भी होते हैं, सेम एज क्रोकोडाइल, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम, अब आते हैं हम शेल्टर की। वाटर और शेल्टर दो यूनिट है इसमें। आप अगेन फैक्ट्स मेनिया में आप पढ़ोगे कि एम्स्टरडेम में, हॉलैंड में हाउसेज इनफ नहीं है, जितने वहाँ पे लोग हैं उनके लिए हाउसेज इनफ नहीं है, ठीक है। तो क्या वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, नहीं, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे रिसोर्सेज कम है, वहाँ पे शेल्टर फैसिलिटीज़ कम है, समझ रहे हो। अब हाउसेज में बात करें तो दो टाइप के हाउस होते हैं, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। कच्चा हाउस अगेन जो मड से बना होता है, यूजुअली आप गाँव में देखते हो कच्चा हाउस होता है, पक्का हाउस शहरों में होता है। अब बिडोइंस क्या होता है, बिडोइंस होता है हमारा नोमैडिक ट्राइब्स में इनको बोलते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं ये, जो टेंट से अपने जानवर पशु पक्षी को लेकर के वो निकलते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, एक टेंट से दूसरे टेंट पे मूव करते हैं और अपने साथ अपना सब कुछ लेकर के वो चलते हैं, ठीक है। नोमैडिक ट्राइब्स, बेडुअन्स, ठीक है। इन्यूट्स क्या होते हैं, इन्यूट्स होते हैं टुंड्रा में आपको मिलते हैं। इग्लू डोम शेप होता है, इग्लू की शेप क्या होती है, डोम शेप होती है। और इग्लू के जो अंदर की जगह है, ठीक है, वहाँ पे क्या बनाते हैं, एनिमल स्किन से फर्श पे वो लगा देते हैं, ठीक है, जिससे इजीली वहाँ पे कोई रह सकता है। अब इग्लू की शेप जो है डोम शेप क्यों होती है, क्योंकि देखिए अगर इंसान इग्लू के अंदर रहेंगे, इंसान अगर इग्लू के अंदर रहेंगे तो इंसानों की बॉडी में से जो हीट रिलीज होती है उससे क्या है, इग्लू जो है वो डीपर होता जाता है, उसकी शेप जो है बढ़ती जाती है, अंदर से वो बढ़ता जाता है, ठीक है, इसलिए इसको डोम शेप बनाया जाता है। अब आते हैं हाउस बोट्स पे। शिकारा हाउस बोट्स होती हैं जो श्रीनगर में पाई जाती हैं। कॉलोनी, कॉलोनी क्या होती है, सोशल इंसेक्ट्स होते हैं उनकी कॉलोनी होती है, जैसे एंट है, एंट यानी चींटी भी एक सोशल इंसेक्ट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बी हाइव्स, जो बीज होती हैं वो सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होती है कॉलोनी सोशल इंसेक्ट्स में, ठीक है। अब कैसे, क्वीन बी होती है, क्वीन बी का काम क्या होता है, देखिए क्वीन जो भी बीहाइव्स होते हैं उसके अंदर जितनी भी मेल बीज होती हैं, ठीक है, वो वर्कर, उनका मेल बीज का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। जितनी भी आपकी वर्कर बी हैं, ठीक है, जितनी भी वर्कर बी हैं उन सबका काम बहुत ज़्यादा होता है, वो सब कुछ प्रिपेयर करती हैं, क्रिएट करती हैं, ये सब काम क्या होता है, वर्कर बी का होता है, जो कि फीमेल होती हैं। और जो मेल बी होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, ओके। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस एक बीहाइव में किसकी होती है, क्वीन बी की होती है, सबसे ज़्यादा होती है क्वीन बी की, ठीक है। क्वीन बी क्या करती है, क्वीन बी एग्स देती है बहुत सारे, जिससे क्या है, क्या निकलते हैं उसके अंदर से, छोटी छोटी बीज निकलती हैं और उनका प्रोसेस ऐसे बढ़ता रहता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम रिक्रिएशन पे, ठीक है। आपको क्या है, एनसीईआरटी अच्छे से कर लेनी है, ठीक है, पीडीएफ आप ज़रूर कर लीजिएगा। थोड़ा मोटा आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप बेशक से सर्च कर लीजिए करिए, कमेंट कर लीजिए करिए, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी करना बहुत ज़रूरी है, आपको वक्त के साथ ये चीज़ समझ आएगी। और जब भी समझ आए हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जिस भी टाइम पे आपको लगे कि एनसीईआरटी अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तो ज़रूर आइए, ठीक है। आते हैं हम रिक्रिएशन पे। देखिए रिक्रिएशन जो है ईवीएस में यूनिट नहीं दी जाती है इसकी, ठीक है, ईवीएस में इसकी यूनिट नहीं दी जाती है। ईवीएस में सिर्फ 6 यूनिट होती हैं, थीम्स जिसको बोलते हैं हम, लेकिन ये एडिशनल टॉपिक है और ईवीएस में क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आते हैं फटाफट से, फेस्टिवल दो टाइप के होते हैं, नेशनल और रिलीजियस। नेशन के हिसाब से आपको दिया हुआ है कि किस नेशन में कौन सी गेम होती है, किसकी कौन सी नेशनल गेम है, तो ये आप ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। अब प्लेयर होते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट और हॉकी में कितने प्लेयर चाहिए, 11 प्लेयर चाहिए, 6 प्लेयर वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में चाहिए होते हैं। अब ये फैक्ट्स में नहीं आया है आपका, सानिया मिर्जा जो है
थर्ड राउंड की विनर थी, स्लैम फर्स्ट विनर थी, जो कि किसमें पहुंचा है, ग्रैंड स्लैम सिंगल में पहुंचता है, ठीक है। लेकिन वो फिर आगे जा करके नेक्स्ट राउंड में वो हार जाती हैं। किससे हारती हैं, यूएसए में सेरेना विलियम्स थी, उनसे वो हार जाती हैं नेक्स्ट राउंड में। पर वो फर्स्ट वुमेन थी इंडिया की जो थर्ड राउंड में पहुंची, किसमें, ग्रैंड स्लैम सिंगल में। वल्लम काली किसको बोलते हैं, केरला में बोट रेस को बोलते हैं। ये बात याद रखना, केरला में मतलब जितना भी साउथ पाउट है हमारा, उसमें हमारे को बोट को वल्लम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वल्लम। कली को हम बोट रेस बोलते हैं, ठीक है। मल्ला कांप जिम्नास्टिक्स को बोलते हैं, ठीक है। अब कबड्डी की बात करें तो कबड्डी के क्या क्या डिफरेंट नाम है, ठीक है। चेदू गुड्डू है तमिलनाडु में, हु टूटू है महाराष्ट्र में, हु डूडू है वेस्ट बंगाल में, जब्बर जंग है पंजाब में। देखिए कितने अच्छे अच्छे नाम्स हैं, ठीक है। अच्छे से आपको याद कर लेना है, आपसे पूछे जा सकते हैं सीटेट में भी और किसी भी एग्जाम में, ठीक है। मार्शल आर्ट्स पे आते हैं। मार्शल आर्ट्स में क्या है, थांगता और सरित सरक मणिपुर में बोला जाता है मार्शल आर्ट्स को, ठीक है। और कलारी पयाटी केरला में बोला जाता है, ठीक है। कलारी पयाटी किसमें बोला जाता है, केरला में। आपको पूछा जा सकता है ये नाम कि कहाँ पे क्या चीज़ बोली जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं ब्रीदिंग पे। ब्रीदिंग में क्या है, हॉट, अच्छा ब्रीदिंग से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी हॉट चीज़ को कोल्ड बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बना सकते हैं हॉट चीज़ को कोल्ड, जब भी आप मान लीजिए चाय पी रहे हैं, चाय बहुत गर्म है, आपको पीनी है, आप क्या करते हो, उस पर फूंक मारते हो। तो जब हम फूंक मारते हैं तो क्या ऐसा होता है कि वो ठंडी हो जाती है। देखिए जितनी भी हॉट एयर होती है किसी भी गर्म चीज़ के ऊपर, जितनी भी हॉट एयर होती है, उसको जब हम फूंक मारते हैं तो वो क्या होती है, ब्लो हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्लो हो जाती है, फिर वो कोल्ड हो जाता है या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं विंटर्स में, हमारी बॉडी जो है हम गर्म करते हैं, हम देखिए बहुत ठंड होती है तो हमारे हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, हम क्या करते हैं, अपने हाथ पे फूंक मारते हैं या रब करते हैं, तो जिससे क्या है, हम उसको गर्म कर लेते हैं। तो वो हम किससे करते हैं, बॉडी की हीट से, ठीक है। अब ग्लास और सरफेस आप देखोगे मोस्टली जब सर्दियों के ही टाइम पे सुबह सुबह आप किसी ग्लास पे ऐसे हवा करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, क्लाउडली उसमें बन जाएगा। वो क्यों बनता है, क्योंकि आपकी ब्रेथ में, आपकी सांस में वाटर वेपर्स भी होते हैं, ठीक है। करते हैं ना, हम बचपन में करते थे, देखिए जब सर्दी होती है, ओस पड़ती है, तो हम शीशे पे क्या करते हैं, फूंक देते हैं, हवा मारते हैं, तो क्या होता है उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पैटर्न बन जाते हैं, फिर हम उसे उंगली से कुछ भी ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग करते थे बहुत सारी, ठीक है। तो मेनली ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये सब होती थी बचपन में, और इस सब का रीज़न सिर्फ यही है कि हमारी जो ब्रेथ है उसके अंदर वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ओके। फायर ब्लो, अच्छा अगर आग लगानी होती है, देखिए सर्दियों के टाइम पे जब हम आग जलाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें फूंक मारते हैं, लेकिन आग फूंक से तो आग जो है क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि हमारी फूंक तो कोल्ड भी करती है, जैसे कि हमने देखा कि हम चाय का ग्लास जो है ठंडा कर लेते हैं। देखिए इसमें फ़र्क है, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क है। कैसे फ़र्क है, आप जब ब्रेथ से किसी भी आग अगर आपको जलानी है तो आप ब्रेथ से जला सकते हो, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अगर आग है उसको आप देखिए सीधे तो हवा आपने उससे ड्रैगन तो नहीं आप, ठीक है, जो डायरेक्टली फायर ब्लो कर दोगे, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उसको इग्नाइट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि हमारी ब्रेथ में ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट आते हैं प्राइड्स पे, ये आपको जरूर करना है। राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कहाँ पैदा हुए थे, किस फैमिली में हुए थे और क्या फाउंड करा था, सबसे इंपॉर्टेंट। सैयद अहमद खान सर, इन्होंने क्या करा है, ये मुस्लिम्स कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्या करा है, बहुत सपोर्ट करा है और उनको उठाया है। उनके अगर वो डाउन लेवल पे थे तो उन्हें उठाया है और उन्हें सही राह दिखाई है, ठीक है। तो ये साइंटिफिक सोसाइटी फाउंड करी थी उन्होंने, और अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी किसने बनाई थी, सैयद अहमद खान ने बनाई थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनका बर्थ कोलकाता में हुआ था, 12 जनवरी को हुआ था। ये कास्टिज्म के बहुत अगेंस्ट थे, जात पात के विरोध थे, और इनका मिशन था रामाकृष्ण मिशन। फिर आर्यभट्टा सर, आर्यभट्टा को कौन नहीं जानता है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए हैं पुराने समय पे, एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत काम करा इन्होंने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, सॉरी एंशिएंट हिस्ट्री में तो नहीं खैर, बट इन्होंने जो है क्या दिया था हमें, जीरो दिया था, ठीक है। जीरो का आविष्कार किन्होंने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इनका रोल रहा था। वारा मिहिर बेसिकली क्या होता है, वारा मिहिर क्या है, हमारा हिंदू कैलेंडर यहाँ से लिया गया है, ठीक है। इसमें पंच सिद्धांतिका है, बृहत संहिता है, बृहत जाटका है, ठीक है। ये भी आपका 505 एडी में, एडी क्या है, आफ्टर डेथ, ठीक है। अब आते हैं चारक सुश्रुत में यूनानी मेडिसिन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर जीके भी पढ़ना चाहें ना, देखिए ये जीके है, ये सारी की सारी ये जीके है, जितना भी आपको इसमें मिल रही है ना, अभी मैंने जितना पढ़ा है ये सब कुछ जीके है, ठीक है। आप जीके में भी पढ़ोगे, ये सब एंशिएंट हिस्ट्री है ये सारी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेंगे। चारक सुश्रुत यूनानी मेडिसिन
ये बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद आते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, फिजिशियन, ठीक है। भारत रत्न मिला था इनको, नोबेल प्राइज मिला था 1954 में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं होमी जहांगीर भाभा, इनका बर्थ हुआ था 30 अक्टूबर 1909 में। इनके फादर जो है फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस इन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस कहा जाता है। और करंटली क्या है, भाभा इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर नाम से जो है एक रिसर्च सेंटर बनाया गया, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियर साइंस के फादर थे, जनक थे, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम, कौन नहीं जानता इनको, ठीक है। ये मिसाइल मैन है। इनका बर्थ कब हुआ था, और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने पूरा नाम लिख दिया है। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम आपको वैसे पेपर में पूछा नहीं जाएगा, पर कुछ भी नहीं पता है आपको पूछा जा सकता है, आपको अपनी नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए कि एपीजे अब्दुल कलाम का नाम पूरा क्या था। तो उनका पूरा नाम था अबुल पाखिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ठीक है। ये पूरा उनका नाम था। नेक्स्ट आते हैं हम मिसाइल्स, इन्होंने कौन कौन सी मिसाइल्स लॉन्च करी थी। सबसे पहले तो पृथ्वी और अग्नि, इनके लिए इन्हें भारत रत्न भी मिला था। फटाफट से आते हैं ट्रैवल पे। ट्रैवल क्या है, ट्रैवल पे अगर हम आएंगे तो सबसे पहले हम ट्रैवल के बारे में बात करते हैं। तो ट्रैवल जो है, अब अगर हम ट्रैवल की बात करें तो बेसिकली एरोप्लेन सबसे ईजिएस्ट मोड आपके टाइम पे क्या है, एरोप्लेन होता है। फ्लाइट से आप जाते हो, लेकिन खैर अब तो ये भी सेफ नहीं रहा है, जितने भी अभी तक हमारे कंट्री में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। खैर अब हम बात करते हैं इसमें कौन सी फ्यूल होती है यूज़, इस फ्यूल को बोलते हैं एविएशन फ्यूल। कॉयल से बनती है ये, डेड प्लांट से। और जो पेट्रोलियम जो है, ठीक है, पेट्रोलियम जितना भी है वो डेड प्लांट और एनिमल से बनता है, जो कि सी में होते हैं, ठीक है, जो समुद्र में होते हैं उनसे बनता है पेट्रोलियम। और कॉयल किससे बनता है, आपका डेड प्लांट से बनता है, ठीक है। और आपका पेट्रोलियम जो सी के अंदर एनिमल और प्लांट होते हैं उससे बनता है, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रैवल में ही हड़प्पा और मोहनजोदारो पे। ये आपका एसएसटी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप क्लास 5th में बच्चे को पढ़ा रहे हो तो बच्चे को ईवीएस इसीलिए पढ़ाई जाती है ताकि बच्चा एसएसटी भी पढ़े और साइंस भी पढ़े। तो बिल्कुल भी आपको आश्चर्यचकित नहीं होना है कि अगर आप इसमें एसएसटी के कंसेप्ट देख रहे हैं तो आपकी जीके डेवलप कर बहुत अच्छे से हो रही है, ठीक है। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में बात करते हैं तो ये कितने साल पुराने हैं, 3000 से 3500 साल पुराने हैं। और अगर हम इसको बीसी में पढ़ें तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि कितने बीसी में, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन मानी जाती है कि होती है, ठीक है। और आप मुझे ये बताइए कि इनका फाउंडर कौन था, हड़प्पा और मोहनजोदारो का, ठीक है। हड़प्पा का जो आप जानते हो, ठीक है, हड़प्पा क्या है, इसमें ग्रेनरी पाई गई थी, लेकिन मोहनजोदाड़ो में बहुत सारी चीज़ें पाई गई थी, जिसमें एक डांसिंग गर्ल थी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिली थी, ठीक है। और स्टीयर लाइट की चीज़ें इसमें मिली थी, वो आप सारा जीके में पढ़ोगे, और हो सकता है आपको क्लास 6, 7, 8 के कंसेप्ट्स में मिले, वो भी एसएसटी और साइंस, जब मैं आपको एनसीईआरटी कराऊंगी, ठीक है। अभी इतने के लिए इतना ही समझते हैं कि आपको क्लास 5th के बच्चे को हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में ये बताना है कि वो पहले कहाँ मिली थी, ठीक है, और रिसेंटली वो कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। और सबसे इंपॉर्टेंट है रोपर और लोथल। लोथल क्या है, देखिए लोथल जो है एक पोर्ट था, ठीक है। रोपर क्या है, राजस्थान में आज की डेट में। अब नेक्स्ट आते हैं अजंता एलोरा पे। अजंता एलोरा कहाँ है, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद पे। अजंता केव्स में क्या है, पेंटिंग है, लेकिन अलोरा में टेम्पल्स हैं, जो सिंगल रॉक कट टेम्पल है, कैलाशनाथ टेम्पल भी है इसमें, ठीक है। सन टेम्पल है कहाँ पे, उड़ीसा में, चैरियट शेप का है ये, देखिए सन टेम्पल है, फिर आपका चैरियट शेप टेम्पल है, जो कि 12 पेयर ऑफ व्हील्स से है, ठीक है, 10 फीट जिसका डायमीटर है, पहियों से बना है, और 7 घोड़े जो है उसको चला रहे हैं, ऐसे चैरियट शेप में वो मंदिर है। चर्च की बात करें तो जो सबसे बड़ी चर्च है गोवा में, बेसिलिका ऑफ बॉर्न जीसस, ब्लैक ग्रेनाइट से ये बनी है, आपकी गोवा में है। और किसने बनवाई थी, पोर्टुगीज ने बनवाई थी, याद रखना है। हम्पी के बारे में बात करें तो ये विजयनगर एम्पायर में बनवाई गई है। उसके बाद फतेहपुर सिकरी जो है आगरा और मुगल्स में बनाई गई है, इसमें क्या है, बुलंद दरवाज़ा भी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेचुरल डिजास्टर्स पे। नेचुरल डिजास्टर में हम बात करें तो सबसे पहले आता है अर्थक्वेक। सबसे बड़ा अर्थक्वेक इंडिया में कब आया था, गुजरात में 26 जनवरी को 2001 में। साइक्लोन भी इसमें दी गई है, सुनामी जो कि काफ़ी सारी कंट्रीज में आई थी, ठीक है, 2004 में, ओके। नेक्स्ट आते हैं फ्लड पे। फ्लड कब आई थी, मुंबई में 2005 में आई थी। जापान जो है, जापान के बारे में अगर हम बात करें तो जापान जो है बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन है, ठीक है, अर्थक्वेक प्रोन है। अब वो क्यों है, उसके पीछे का रीज़न आप 5वीं क्लास की किताब पढ़ रहे हो तो इसलिए उसमें नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो जापान जो है अर्थक्वेक प्रोन है, आपको ये बात याद रखनी है। इसलिए क्या है, हर साल जापान में मॉक ड्रिल्स होती है। अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी तो उससे पहले जो है क्या हुआ था, उससे पहले नहीं, मतलब
ऑफ द वॉर में क्या हुआ था, मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया था और मॉक ड्रिल्स हुई थी कई शहरों में। तो ये मॉक ड्रिल अर्थक्वेक की मॉक ड्रिल से बहुत अलग थी। बहुत हर मॉक ड्रिल अपने पर्पस पे अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करती है, ठीक है। फिलहाल हम इस पे आते हैं। तो जापान में हर साल क्या होती है, मॉक ड्रिल्स होती हैं, क्योंकि वो अवेयर कराते हैं कि हमारे जापान में कभी भी भूकंप आ सकता है। लोगों को तैयार पहले से कर दिया जाता है, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर है, तो चाहे वो कितने ही डेवलप हो जाए, कितने ही एडवांस हो जाए, वो इस चीज से राहत नहीं पा सकते, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम। बट अब आग लगती है जब, तो आपको क्या करना है, किस सिचुएशन में, वो इसमें दिया गया है। पेट्रोल से आग लगी है तो पानी मत डालना, बढ़ जाएगी आग। और और क्या करना है, अगर कपड़े में आग लगी है तो थिक ब्लैंकेट लपेटना है। इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी है तो उस पर क्या डालना है, रेत डालना है, पानी और बिल्कुल यूज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगर जल गए हैं तो आइस लगानी है। टेटनस, टेटनस कैसे होती है, रस्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंटी टेटनस इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अब हम ये बात करते हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स को, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, तो आप ये पढ़ लेंगे। यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन ओके चिल्ड्रन फंड। उसके बाद आपका ओएक्स फैम है, ऑक्सफोर्ड कमिटी फॉर फैमिन रिलीफ। ओके नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब है हमारा बेसिकली खत्म होने वाला है, बिल्कुल आप एंड पे हो। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियंस इन स्पेस के बारे में, ठीक है। स्पेस के बारे में थोड़ी सी बात आएगी। अब हम बात करते हैं कि सैटेलाइट्स होती हैं। सैटेलाइट्स दो टाइप की होती हैं, एक तो नेचुरल सैटेलाइट्स और मैन मेड सैटेलाइट। इंडिया की नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून, मून जो इंडिया की नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। और एस्ट्रॉइड ऑर्बिट, मीटरॉइड कंस्टेलेशंस, ये सब क्या होते हैं, प्रेजेंट है हमारे सोलर सिस्टम में। डेनिस टिटो कौन थे, पहले स्पेस टूरिस्ट थे। देखिए अब क्या है, इंसान इतना डेवलप हो गया है कि अब वो जो है पूरा वर्ल्ड घूम लिया है। अब इंसान क्या करते हैं, वर्ल्ड के बाहर जाते हैं, अर्थ के बाहर जाते हैं। तो डेनिस टिटो सबसे पहला एक ऐसा आदमी था जिसने 10 दिन गुजारे हैं एज अ टूरिस्ट स्पेस में। $20 मिलियन खर्च करके वो स्पेस में गया है। वो अमेरिका का रहने वाला था। देखिए समझ सकते हैं आप किस हद तक इंसान जो है डेवलप हो गया है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के नाम है कुछ, स्पुतनिक, एक्सप्लोरर, आर्यभट्टा। ये 1975 में थी, ये 1954 में 4 अक्टूबर को ये अमेरिका सोवियत यूनियन यानी रशिया से दी गई हुई है। इंडिया की कौन सी सैटेलाइट्स हैं, भास्कर, रोहिणी, एप्पल, इनसेट 1A, इनसेट 3E। याद रखना है, ऐसा लग रहा है किसी फोन के मॉडल हैं, ठीक है, याद रखने हैं आपको। फर्स्ट नेम्ड फ्लाइट थी, ठीक है, यूवी गैरीन वोस्टॉक 1 में। फर्स्ट मैन्ड फ्लाइट, आई एम सॉरी, फर्स्ट मैन्ड फ्लाइट टू स्पेस कौन सी थी, हमारी यूवी गैगीन, ठीक है। वोस्टॉक 1 नाम था, फ्लाइट का नाम था, और मैन कौन सा था, यूवी गैगरीन। ओके नेक्स्ट आते हैं, ये कब हुई थी, 12 अप्रैल 1961 को हुई थी। मरकरी 3 का मिशन था मरकरी पे, ठीक है। अब ये 5 मई को हुई थी। और कौन थे इसके अंदर, एस्ट्रोनॉट एलन बी थे इसके अंदर, ठीक है। और फर्स्ट अमेरिका इन स्पेस, फर्स्ट अमेरिकन स्पेस कौन है, एस्ट्रोनॉट एलन बी। एलन बी जो है फर्स्ट अमेरिकन है जो स्पेस में। वोस्टॉक 6 गई, ये भी किससे गई, हमारी रशिया से गई, सोवियत यूनियन से, ठीक है, 1963 में। वैलेंटीना वी ट्रेस्कोवा, फर्स्ट वुमेन इन स्पेस पूछ लेगा तो आपको ये नाम, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये, ठीक है। मैं बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ आपको, अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग आते हैं फिर। अच्छा, जब 20 जुलाई को अपोलो 8, ओके सॉरी बिल्कुल कंसेप्ट इधर उधर हो गया, ढंग से पढ़ते हैं। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 8, 9, 10 के बाद क्या लॉन्च करता है यूएसए, अपोलो 11। अपोलो 11 जो है, अपोलो 11 जो है मून पर लैंड हो जाता है सक्सेसफुली। और वो मून के किस पार्ट पे होता है, मून के एक पार्ट पे वो लैंड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी इंग्लिश में आपसे पूछी जा सकता है ये वर्ड, इसका मतलब ट्रैंक्विलिटी, ये वर्ड एनसीईआरटी में यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है पीस। लिख लेंगे आप, पीस यानी शांति, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा। रेडियो से उन्होंने बताया, और उनके वर्ड्स क्या थे रेडियो पे, देयर इज वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। एक आदमी के लिए बहुत छोटा सा कदम है, लेकिन पूरी इंसान की, मानव जाति के लिए बहुत बड़ा कदम है। अब इंडियंस इन स्पेस आप जरूर पढ़ लेना, राकेश शर्मा के बारे में, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ठीक है, जरूर पढ़ लेना है आपको। ओके अब हम पढ़ते हैं माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स में आता है सबसे पहले तो हम माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट कितना हाई है, 8,848 मीटर्स हाई है। अब माउंट एवरेस्ट को चढ़ना इतना मुश्किल क्यों है, ठीक है, क्लाइंबर्स के लिए इतना मुश्किल है क्योंकि एवालेंचेस और क्रीसेस जैसी ठंडी हवाएं, ठीक है, और वहाँ का वेदर जो है और जो वहाँ का टेक्सचर है, इसकी वजह से क्या होता है, क्लाइंबिंग डिफिकल्ट होती है, ठीक है। वरना तो वर्ल्ड में ऐसा कोई जगह नहीं है, वर्ल्ड में ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसानों ने करा ना हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जहाँ पे इंसान पहुंचे ना हो, ठीक है। तो
तो ये इस पे भी इंसान पहुंचे, लेकिन इसकी क्लाइंब हर कोई नहीं कर पाता क्योंकि इस वजह से ये डिफिकल्ट है। ठीक है, अब 29 मई 1953 को क्या होता है, एडमंड हिलैरी न्यूजीलैंड के और तेंजिंग नोर्गे नेपाल के सबसे पहले ऐसे इंसान हैं जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचते हैं। ठीक है, अब इंडिया की अगर हम बात करें तो पहली इंडियन वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची है और 5वीं इन द वर्ल्ड, ये जरूर याद करना है, 5th इन द वर्ल्ड, 1st इन द इंडिया। ओके, तो पहली ऐसी वुमेन थी जो कि माउंट एवरेस्ट की पीक पर पहुंची थी, उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था। उनके 2 मेल मेंबर्स थे, लहुतू डोरजी और अंग डोरजी। ठीक है, 2 अपने साथियों के साथ वो पहुंची, उन्होंने कॉन्क्यूर्ड किया। इसके अलावा भी अच्छा, कब पहुंची थी, 23 मई 1984 को ये पहुंच गई थी और कॉन्क्यूर किया, यानी कि वो और उन्होंने चढ़ाई करी। माउंट ब्लैंक पे, माउंट एगिंस पे भी उन्होंने चढ़ाई करी है। ये सब एनसीईआरटी का है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लाई हूँ। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन नहीं करा है जरा सा भी, जो भी ऐड ऑन कर रही हूँ मैं आपके सामने वीडियो में ही कर रही हूँ। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी है, बिल्कुल ठेठ एनसीईआरटी जो आप बोलोगे बिल्कुल वही है। जाके आप देख के चैप्टर मैच कर सकते हो, एक एक टॉपिक मैच कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं क्रॉप्स पे। क्रॉप्स की अगर मैं बात करूँ तो क्रॉप्स जो है खारिफ क्रॉप्स होती हैं और रबी क्रॉप्स होती हैं। तो खरीफ क्रॉप जो होती हैं वो कब होती है, हमारी जून टू जुलाई में होती है, लेकिन हार्वेस्ट करना यानी उन्हें निकालते हैं हम, कब निकालते हैं, अपनी फसलों को वापस कब लेते हैं, यूज करने में कब लाते हैं हम, सितंबर टू अक्टूबर के टाइम पीरियड में लाते हैं। अब इनके कुछ एग्जांपल हैं, राइस, मेज, मिलेट, पल्सेस, ज्वार, बाजरा, जूट, ग्राउंडनट्स, कॉटन, ये सब खारिफ क्रॉप के एग्जांपल हैं। फिर आते हैं रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में हमारे आते हैं अक्टूबर टू नवंबर में सोन होती हैं ये, जिनके बीज डाल के उगाए जाते हैं और हार्वेस्ट यानी निकाल लिए जाते हैं, सिंचाई कर ली जाती है मार्च टू अप्रैल में। ठीक है, सिंचाई नहीं मतलब फसल काट लेते हैं मतलब। ठीक है, मार्च टू अप्रैल में ये होते हैं। वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, पियर। इसके अलावा कुछ और सीजनल भी होते हैं, जैसे कि हमारा, जैसे मान लो हमारा रेनी टाइम है, रेनी पीरियड है। ठीक है, तो इसमें कौन सी होगी, मेनली तो इसमें राइस ही होते हैं बारिश के टाइम पे ज़्यादातर क्रॉप्स। ठीक है, लेकिन वही है कि सोन टाइम पीरियड और हार्वेस्ट टाइम पीरियड फिर उनका चेंज हो जाता है, वाटरमेलन है ऐसे। ठीक है, अब आते हैं हम पूरा प्रोसेस पर। खेती बाड़ी अगर आपको करनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जाइए गांव में और अपने खेतों में ये चीज़ें करिएगा और पूरी इंग्लिश पढ़िएगा कि हम पूरा प्रोसेस पढ़कर आए हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले होती है प्लोइंग। प्लोइंग का मतलब होता है हल चलाते हैं। ये हल क्यों चलाते हैं हम, मिट्टी जो है, पहले हम फसल उगा चुके हैं ऑलरेडी या नहीं भी उगाई है तो हम पहले तो मिट्टी अच्छी कर लेते हैं अपनी। उसके बाद सोइंग। सोइंग मतलब फिर हमने बीज उगा दिया, बीज ले आई मैंने बीज डाल दिया। उसके बाद आते हैं, मैंने बीज उगने लग गए लेकिन वीडिंग होने लगी उसमें। वीड्स क्या होते हैं, वीड्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स जो आपके खेत में उग जाते हैं, जो आप नहीं चाहते हो, उनको हम वीड्स बोलते हैं, याद रखना। फिर आता है, अब मैंने उसमें बीज उगा दिए, थोड़े थोड़े उगने भी लगे, जो फालतू के निकले थे उनको मैंने काट दिया। अब आते हैं इरिगेशन पर। अब मेरे को पानी डालना है, उसमें सिंचाई करनी है उसकी। 3 मेथड से मैं कर सकती हूँ, फोरो मेथड, बेसिन मेथड, स्प्रिंकल मेथड। आपको पूरे मेथड समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। अब क्या है, मैंने पानी डाल दिया लेकिन पानी भी उसमें एक्स्ट्रा बढ़ गया खेतों में, तो मैंने एक्सेस वाटर को रिलीज करने के लिए उसमें खेतों में थोड़ी थोड़ी सी साइड साइड में नालियां सी बना दी। बिल्कुल नालियां नहीं होती, बेसिकली वो एक जगह होती है जिससे पूरी मिट्टी में पानी जाए और एक्सेस वाटर जो है खेत से बाहर चला जाए। अब मैं उसमें खाद डालूंगी ताकि वो अच्छा हो जाए, या फर्टिलाइजर। देखिए फर्टिलाइजर मैं अपने खेतों में नहीं डालूंगी। फर्टिलाइजर से बेशक खेती अच्छी होगी लेकिन एक तरीके से स्टेरॉइड का काम जो है कौन करता है, फर्टिलाइजर करते हैं, लेकिन मैन्योर जो होते हैं बिल्कुल नेचुरल होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स की अगर हम डालना चाहें तो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स होते हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं और पोटेशियम फर्टिलाइजर्स होते हैं। अब नेक्स्ट मैंने क्या करा, मैन्योर डाल दिया, सब हो गया। अब मेरे फसल आ गई। ठीक है, अब मुझे प्रोटेक्ट करना है कि मेरे गांव की वहाँ की भैंसें जो हैं, गायें जो हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो उसे खा ना जाए, फसल खराब ना कर दे। मैंने प्रोटेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, हार्वेस्ट करूंगी। पुराने टाइम पे ट्रेडिशनल मेथड पे 2 मेथड होते थे फसल को हार्वेस्ट करने के, हसिया और पराती। हसिया जो होता है एक चाकू टाइप का बड़ा सा औजार होता है जिससे फसल काटी जाती है। अब देखिए जिसके बड़े खेत हैं वो बहुत टाइम तक फसल ही काटते रहते थे। ठीक है, और बहुत थक जाते थे, खेती में इसलिए बहुत मेहनत होती है। पुराने टाइम पे, आजकल के टाइम पे कंबाइनर मशीन, 1 दिन के अंदर अंदर आपको आपकी फसल रेडी मिल जाती है। ठीक है, अब हसिया और ये पराती से जो है क्या करना पड़ता था, पूरे पूरे दिन लोग लगे रहते थे बेचारे खेतों में। गर्मी के टाइम में यूजुअली हार्वेस्ट होती है जो भी वीट की जो उगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब मेरी फसल आ गई, मेरे घर पे आ गई। अब मैं क्या करूंगी, थ्रेशिंग करूंगी। थ्रेशिंग क्या होता है, थ्रेशिंग होता है, शायद मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, दूसरी वीडियो में भी मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ। एनसीईआरटी में क्लास 6th की जो मैंने डाल रखी है उसका लिंक मैंने कहा या डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे मैंने ये सारे मेथड अच्छे से करा रखे हैं। थ्रेशिंग के बाद विनोइंग या जितने भी मेथड है सब करा रखा है। ठीक है, फिर भी मैं समझा देती हूँ थ्रेशिंग क्या होता है। थ्रेशिंग होता है कि गेहूं के दानों में जो बड़े बड़े कंकड़ आ जाते हैं, या आपके घर में चावल बनते हैं, आपकी मम्मी कहती है ले बहुत फोन चला लिया तूने, ले अब इसमें चावलों में से कंकड़ निकाल। आप कंकड़ निकाल तो आप थ्रेशिंग कर रहे हो, उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। विनोइंग क्या होता है, विनोइंग बहुत अच्छा मेथड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मेथड, क्योंकि इसमें कुछ नहीं
नहीं करना है, आपका काम ही नहीं है इसमें ज़्यादा। आपको क्या करना है, आपने सूप होता है वो, आपने उसमें गेहूँ डाले और नीचे बकेट होती है या ड्रम होता है जिसमें आप गेहूँ रखते हो या जो भी होता है, उसमें आपको क्या करना है, थोड़ी ऊंचाई से, हाइट से आपको क्या करना है, उसमें से गेहूं गिराने हैं, डायरेक्टली एक प्रॉपर फोर्स से गिराने हैं। हवा से अपने आप जितने भी पार्टिकल्स हैं, जो भी खराब गंदगी है, वो अपने आप निकल जाएगी किसके अंदर से, गेहूं के अंदर से, और गेहूं अपने आप साफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी एनसीईआरटी जो मैंने आपको कराई है, और सब कुछ मैंने आपको करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए आ जाएगी बहुत ही जल्द, इंतजार करते रहिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, आगे भी मैं आपके लिए पार्ट ले आऊंगी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, सीटेट वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल रामबाण थी। इतना कर लो, पास हो भैया ईवीएस में। तो पैडागोजी को छोड़ करके जितना भी पूरा कंसेप्ट आएगा वो आपके, पैडागोजी भी आपकी, अगर आपने ढंग से पढ़ लिया। पैडागोजी में इतने इजीली मार्क्स मिल जाते हैं, आपको सीडीपी पढ़नी है, सिर्फ आपको पैडागोजी हो जाएगी, हर सब्जेक्ट की हो जाएगी, समझे। तो बेस आपको बनाना है तो आप यहाँ से बनाइए, और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहीं तक हमारी वीडियो थी, यहीं तक। आप आगे आप रिवीजन कीजिए, पढ़िए, नोट्स का प्रिंट निकलवाइए, अच्छे से समझिए। कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और डाउट रहता है ज़रूर पूछना है, याद से। ठीक है, पढ़ते रहिए, बी सीरियस एंड स्टडी हार्ड।